हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू फाइन। बच्चों में राजकुमार चड्ढा, सीनियर लेक्चर फिजिक्स। आज मैं नया टॉपिक आपके सामने स्टार्ट करेंगे हम, जिसका नाम है साइक्लोट्रॉन। तो बच्चों, मैंने जो प्रीवियस लेक्चर दिया था आपको, उसमें आपको मैंने समझाया था कि वेन एवर ए चार्ज पार्टिकल एंटर्स द मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली देन इट डिस्क्राइब्स ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो बच्चों, कुछ उसी का ही हम इफेक्ट, थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट, थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड का कंसेप्ट, दोनों कंसेप्ट को मिलाकर इस साइक्लोट्रॉन में यूज करेंगे। आपको बताएंगे कि साइक्लोट्रॉन क्या है। तो बच्चों, सबसे पहले समझिए कि ये जो साइक्लोट्रॉन है, इसका मकसद क्या है, मतलब इससे हम क्या करते हैं। तो आप लिखिए, इट इज यूज्ड टू energize द चार्ज पार्टिकल्स। ये साइक्लोट्रॉन का काम होता है कि कोई चार्ज पार्टिकल को काफी हाई एनर्जी देना। मतलब अगर एक चार्ज पार्टिकल को हमें चाहिए कि उसको कम से कम काफी हाई एनर्जी बनानी है उसकी, तो हम साइक्लोट्रॉन की मदद से हमें किसी चार्ज पार्टिकल की एनर्जी को बढ़ा सकते हैं। तो बच्चों, अब क्वेश्चन ये आता है कि हमें चार्ज पार्टिकल की एनर्जी क्यों बढ़ानी है। तो आप पढ़ोगे आगे डिटेल में कि न्यूक्लियर रिएक्शंस में, न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन में हमें पार्टिकल चाहिए होते हैं जिन पार्टिकल की काफी हाई एनर्जी हो, तब जाकर वो न्यूक्लियस को तोड़ पाते हैं। तो न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए या न्यूक्लियर रिएक्शंस में हमें चार्ज पार्टिकल की एनर्जी काफी हाई चाहिए होती है, और वो उस वक्त हमें साइक्लोट्रॉन का हेल्प लेना पड़ता है। तो साइक्लोट्रॉन इज यूज्ड टू एनर्जाइज द चार्ज पार्टिकल टू वेरी हाई एनर्जी। तो बच्चों, आप समझ लेते हैं कि साइक्लोट्रॉन जो है, इसका प्रिंसिपल क्या है और कंस्ट्रक्शन क्या है। ये तो आप समझ चुके हो कि इट इज यूज्ड टू एनर्जाइज द चार्ज पार्टिकल। इसका जो प्रिंसिपल है वो हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसमें बच्चों दो कंसेप्ट लगेंगे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का लॉजिक लगेगा और एक लगेगा मैग्नेटिक फील्ड का लॉजिक। बच्चों, सपोज कीजिए कि यहां पर पहले आप इलेक्ट्रिक फील्ड का लॉजिक समझ लो कि मान लीजिए मेरे पास ये दो प्लेट्स हैं, एक के ऊपर मैंने पॉजिटिव चार्ज दिया है, इसके ऊपर मैंने नेगेटिव चार्ज दिया है। तो नेचुरली यहां पर क्या हो जाएगा, मान लीजिए इनके बीच में डिस्टेंस आपका डी है दोनों प्लेटों में, तो नेचुरली यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपको पता है पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की तरफ होती है। अब बच्चों, यहां पर मान लीजिए कि कोई चार्ज पार्टिकल मैंने क्यू यहां पर छोड़ दिया, फ्री कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, तो ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, इसके ऊपर फोर्स डालेगी, और वो फोर्स कितनी होगी, F इक्वल टू QE। और जब इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स डालेगी, तो उस फोर्स के कारण ये पॉजिटिव चार्ज होगा, ये पॉजिटिव चार्ज किस तरफ चलेगा, जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो नेचुरली जब ये चलेगा तो नेचुरली इसमें एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होगी। तो बच्चों, आपको पता है कि इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है, एक्सेलरेशन होती है फोर्स अपॉन मास। तो यहां पर जो चार्ज पार्टिकल में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी वो होगी फोर्स आ गया QE अपॉन मास, इतनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगी। अब बच्चों, अगर इसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है, तो आप देखिए यहां पर इसकी वेलोसिटी भी बढ़ेगी। तो वेलोसिटी कितनी बढ़ेगी, देखिए वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने पढ़ा है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब यहां पर आपने देखा कि ये तो इनिशियल वेलोसिटी थी, मान लीजिए इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 थी, सपोज कीजिए कि ये इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो फाइनल वेलोसिटी बच्चों जो आएगी वो आएगी √2as। अब मान लो कि ये जो चार्ज पार्टिकल है ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चलता है। मान लो एक्सेलरेशन में इसकी कांस्टेंट कर लेता हूं कि एक फिक्स एक्सेलरेशन से चलता है। इफ a इज इक्वल टू कांस्टेंट, क्योंकि एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट ही होगी वो, तो इसका मतलब कि वेलोसिटी जो होगी वो डायरेक्ट इक्वेशन टू स्क्वायर रूट ऑफ डिस्प्लेसमेंट होगी। कहने का मतलब हुआ
कि ये पार्टिकल जितना ज्यादा देर लंबा डिस्टेंस कवर कर चलता रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, जितना देर तक चलता रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, उतनी उसकी स्पीड जो है वो बढ़ती रहेगी। तो कहने का मतलब है कि अगर स्पीड बढ़ेगी तो इसकी किनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो किनेटिक एनर्जी हो गया 1/2 mv²। तो यहां पर किनेटिक एनर्जी आ जाएगी 1/2 m इंटू इसका v का स्क्वायर करूंगा तो रूट कट जाएगा तो डिस्टेंस आ जाएगा। मतलब कि जो किनेटिक एनर्जी होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। कहने का मतलब हुआ कि अगर आप इस चार्ज पार्टिकल की किनेटिक एनर्जी बढ़ाना चाहते हो, आप चाहते हो कि इसकी किनेटिक एनर्जी बढ़ती रहे, तो इस जो चार्ज पार्टिकल को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में लगातार इसमें चलना पड़ेगा, इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में चलते रहना पड़ेगा, क्योंकि किनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट भी। लेकिन बच्चों ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि मैं क्या करूंगा, अगर मैं यहां से प्लेट देता हूं दूसरी प्लेट को, इसका मतलब कि ये वाली प्लेट जो है ये मुझे इस प्लेट और इस प्लेट का डिस्टेंस मुझे बढ़ाते रहना पड़ेगा। इसको बढ़ाते रहूंगा तब जाकर इसकी किनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। ये यहां पर एक समस्या आ गई है कि मुझे किनेटिक एनर्जी में चाहता हूं कि अगर इसकी बढ़ती रहे इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखना पड़ेगा और वो इलेक्ट्रिक फील्ड में ज्यादा ज्यादा डिस्टेंस कवर करे, तब उसकी किनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। लेकिन हम बच्चों ऐसा तो कर ही नहीं सकते। ये तो फिर प्रॉब्लम, ये तो मसला बन गया हमारे लिए कि मैं प्लेट्स जहां से 50 किलोमीटर लंबी लगा दूंगा तो साइक्लोट्रॉन बना दूंगा, इतना बड़ा वो पॉसिबल नहीं। अब यहां पर हम चाहते क्या है, हम चाहते हैं कि ये चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक, अब हमें ये कंसेप्ट क्या मिला, कंसेप्ट यहां से हमने सीखा कि किनेटिक एनर्जी अगर इसकी बढ़ानी है तो इसका डिस्प्लेसमेंट चार्ज पार्टिकल का ज्यादा होना चाहिए, और किसके अंदर, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो अब क्वेश्चन आता है कि ये जो चार्ज पार्टिकल है, ये चले भी, डिस्टेंस भी ज्यादा कवर करे और जगह भी इतनी रहे, मतलब कि मैं डिस्टेंस को ज्यादा बढ़ाऊं भी नहीं। कुछ ऐसा लॉजिक लगाऊं मैं कि ये चार्ज पार्टिकल इस इलेक्ट्रिक फील्ड में घूमता रहे या चलता रहे और डिस्टेंस लगातार इसका बढ़ता रहे, लेकिन ये जो जगह और दो प्लेटों के बीच का डिस्टेंस जो है वो छोटा ही रहे, लेकिन चार्ज पार्टिकल इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड में लगातार अपना डिस्टेंस बढ़ाता रहे, मतलब चलता रहे। तो वो कैसे पॉसिबल है, वो बच्चों हम अब टेक्निक यहाँ पर साइक्लोट्रॉन में यही टेक्निक्स है कि हम यहाँ पर क्या करते हैं कि ये जो प्लेट है ये पॉजिटिव है, ये प्लेट पॉजिटिव है, ये प्लेट नेगेटिव है। तो हमें क्या करना है कि मान लो ये वाला चार्ज पार्टिकल है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो मैं क्या करूंगा कि अगर ये यहां से यहां जाए, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड में अंदर जाए, फिर क्या हो, कुछ ऐसा हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में यहां से क्या करूं, इसको ये वाली प्लेट पॉजिटिव हो जाए और ये नेगेटिव हो जाए। पहले ये प्लेट पॉजिटिव रखूं, ये प्लेट नेगेटिव रखूं, तो ये चार्ज पार्टिकल क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ ही चलेगा। अब मैं ऐसा करूं, कुछ ऐसी टेक्निक करूं कि जब ये चार्ज पार्टिकल यहां पहुंचे तो ये वाली प्लेट पॉजिटिव हो जाए। अगर ये प्लेट पॉजिटिव हो जाएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, तो फिर ये चार्ज पार्टिकल यहां से इधर मुड़ जाएगा। देखिए डिस्टेंस इसका बढ़ गया, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड में ही चल रहा है, तो यही है कि डिस्टेंस इसका बढ़ते रहना चाहिए और लेकिन जगह सेम रहे। अब देखो जब यहां पहुंचे, फिर कुछ ऐसा करूं कि ये जब यहां पहुंचे उस वक्त ये पॉजिटिव हो जाए दोबारा प्लेट और ये नेगेटिव हो जाए, तो ये दोबारा मुड़ जाएगा इधर। तो कहने का मतलब है कि ये चार्ज पार्टिकल अगर मैं किसी तरीके से इस चार्ज पार्टिकल के अंदर, चार्ज पार्टिकल को अगर मैं इसके अंदर ही घुमाता रहूं इतनी ही जगह में, तो इसका डिस्टेंस बढ़ता रहेगा, डिस्टेंस बढ़ता रहेगा तो किनेटिक एनर्जी बढ़ते रहेगी। ये लॉजिक है हमारे पास। और क्वेश्चन क्या आता है, ये करेंगे कैसे, हम क्या करें कि ये चार्ज पार्टिकल बार बार इसके अंदर आए, और वो कैसे पॉसिबल हो सकता है कि जैसे ही ये चार्ज पार्टिकल अपना यहां पहुंचे उस वक्त इस प्लेट की पोलैरिटी चेंज हो जाए। और पोलैरिटी कैसे चेंज करनी है, इसको अंदर क्या मोड़ना कैसे है, ये हम बच्चों पढ़ेंगे साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन का काम यही होता है कि चार्ज पार्टिकल को बार बार वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाएगा, उसके कारण क्या होगा, इसकी किनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, जो हमारा मेन मकसद है।
तो अब बच्चों इसमें एक तो कंसेप्ट ये लगेगा हमारा, दूसरा मैं आपको बता दूं कि दूसरा इसका मैग्नेटिक फील्ड का क्या रोल रहता है कि आपने पढ़ा है कि मान लीजिए कि ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है। मैंने आपको पढ़ाया था कि मैग्नेटिक फील्ड का आपको लॉजिक समझा रहा हूं कि ये अगर कोई चार्ज पार्टिकल, मान लीजिए ये चार्ज पार्टिकल है, ये चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है परपेंडिकुलरली, तो फिर क्या होगा बच्चों, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर परपेंडिकुलरली कोई चार्ज पार्टिकल एंटर करता है तो फिर ये सर्कल में घूमना स्टार्ट हो जाता है। और सर्कल में घूमने के लिए इसकी आपको डायरेक्शन मैंने आपको लॉजिक बताया था कि मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड अगर ऐसे है, सपोज कीजिए लाइन लेफ्ट हैंड रूल लगाना चाहते हो, ये लगा लो, ये मैग्नेटिक फील्ड है यहां पर, ये मैग्नेटिक फील्ड है कहां पर, बाहर की तरफ, ये बाहर की तरफ है मैग्नेटिक फील्ड, और ये जो आपका इसकी स्पीड है वो इस तरफ है, स्पीड इस तरफ है, मैग्नेटिक देखो ये है आपकी वेलोसिटी, ये फिंगर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करती है, चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो फोर्स इसको लगेगी नीचे की तरफ। तो कहने का मतलब है कि ये चार्ज पार्टिकल क्या होगा, यहां से नीचे रिफ्लेक्ट होगा, यहां पर सर्कल में घूमेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी कि इस चार्ज पार्टिकल को सर्कल में घुमाती है, और सर्कल में घुमाकर क्या करती है कि ये चार्ज पार्टिकल को वापस मोड़ के इस जगह पर ले आती है। लेकिन सर्कल में क्या होता है वो आपको मैंने डिटेल में बताया था कि जब पार्टिकल सर्कल में घूमता है तब उसकी जो स्पीड होती है वो आपकी कांस्टेंट रहती है। और बाकी मैंने रिलेशन आपको डिटेल में समझाई थी कि इसका टाइम पीरियड कितना होगा, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। चलो इसको दोबारा हम स्टडी कर लेंगे। तो अभी तक आपने क्या सीखा कि जब तक चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में रहेगा, चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड उस चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करवाएगी, और जब एक्सेलरेट करवाएगी तो उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, जब वेलोसिटी बढ़ेगी तो उसकी किनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या आई थी, प्रॉब्लम ये थी कि हम चाहते थे कि ये चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में लगातार घूमता रहे, लेकिन डिस्टेंस बढ़ता रहे, लेकिन जो दो प्लेटों का डिस्टेंस है वो मैं छोटा ही रखूं, लेकिन वो बार बार उसके अंदर घूमता रहे, तो उसके कारण उसकी किनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। अब हम पढ़ेंगे कि ये कैसे इसकी पोलैरिटी चेंज हो सकती है, और ये चार्ज पार्टिकल वापस यहां से वापस मुड़ता कैसे है, मोड़ेंगे कैसे इसको। ये साइक्लोट्रॉनिक डिवाइस है जो ये काम करता है। तो चलो बच्चों इसके थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन आपको मैं समझा देता हूं कि इसमें क्या लॉजिक है। ये देखिए, ये हमारा साइक्लोट्रॉन होता है ऐसे कि ये इसमें दो प्लेटें लगी हुई हैं, ये डी बोलते हैं इसको। डी मतलब कि आप ऐसा समझिए कि ये ऐसे डी, जैसे डी अल्फाबेट होता है ABCD, ये डी की तरह एक हालो मेटेलिक, ये मेटल का होता है लेकिन हालो होता है अंदर से। तो ये समझो कि एक मेटेलिक शेप का डी हमने बनाया हुआ जो अंदर से हालो है, और यहां पर दूसरा डी हमने रखा होता है, ये हो गया डी दूसरा, ये आपका डी। तो ये दो आपकी डीज हैं, ये मेटेलिक मेटल की बनी हुई है और अंदर से ये हालो है। तो ये अंदर से ऐसे खाली होती है जैसे, यस। तो ये बच्चों अंदर से खाली हैं और ये डीज है मेटल। अब जो मैंने आपको लॉजिक बताया था कि इनके बीच में चार्ज पार्टिकल घूमता रहना चाहिए, तो हम क्या करते हैं कि इन डीज को एक हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर से जोड़ देते हैं, AC, हाई फ्रीक्वेंसी AC ऑसिलेटर। AC का मतलब है कि ये जो इसके अंदर जो AC करंट चलेगी वो इस तरह चलती है, ये है AC करंट की डायरेक्शन। ये AC करंट क्या करती है कि अगर इसका टाइम टेकअप पूरा टाइम, एक साइकिल का टाइम अगर T है मान लीजिए, तो
ये आधा साइकिल होता है पॉजिटिव, आधा साइकिल होता है नेगेटिव। तो मतलब कि हाफ टाइम में ये वाली पॉजिटिव साइकिल होता है और हाफ टाइम में इसका एसी का साइकिल नेगेटिव होता है। अब बच्चों क्या होगा कि जैसे मैं इस ऑसिलेटर को इसके साथ लगाऊंगा तो ये करेगा क्या, मान लो इसका नाम मैं रख लेता हूं D1, इसका नाम रख लेता हूं D2। अब क्या होगा कि पहले मान लीजिए आप सपोज कीजिए कि ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है। सपोज करो कि जब मैंने कनेक्ट किया ये वाली D नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो आप देखते रहना कि ये आधे टाइम के बाद साइकिल चेंज होगा। हाफ टाइम के बाद ये पॉजिटिव ये नेगेटिव हो जाएगा, फिर अगले हाफ पॉजिटिव के बाद ये पॉजिटिव ये नेगेटिव हो जाएगा। तो हाफ टाइम के बाद इस D की पोलैरिटी चेंज होती रहेगी। जो मैंने आपको लॉजिक समझाया था कि वो दो प्लेटों के बीच में मैं कह रहा था आपको एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, और जैसे वो चार्ज पार्टिकल यहां पहुंचे तो ये वाले नेगेटिव और ये पॉजिटिव हो जाए, यहां पहुंचे ये नेगेटिव ये पॉजिटिव हो जाए। तो वो ये जो D हाई फ्रिक्वेंसी हमने ऑसिलेटर लगाया है ये क्या करेगा यहां पर इस D की पोलैरिटी को चेंज करता रहेगा हाफ टाइम के बाद। तो बच्चों आपको बता दूं कि ये जो ऑसिलेटर होता है ये कम से कम हमने लगाया होता है 10 की पावर 4 वोल्ट, इतनी वोल्टेज होती है इसकी। और ये जो फ्रीक्वेंसी होती है 10⁷ हर्ट्ज। आप अंदाजा लगा सकते हो कि 10 की पावर 7 हर्ट्ज का मतलब हुआ कि एक सेकंड में फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ साइकिल्स इन 1 सेकंड, मतलब एक सेकंड में ये हो गया पूरा साइकिल। एक सेकंड में इस ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी होगी 10 की पावर 7, और इसका मतलब हुआ कि एक सेकंड में ये क्या करेगा, एक सेकंड में ये वाला D 10 की पावर 7 टाइम्स नेगेटिव होगा, और ये वाला जो होगा 10 की पावर 7 टाइम्स पॉजिटिव होगा। मतलब एक सेकंड में एक D अपनी पोलैरिटी चेंज करेगा, एक सेकंड में 10 की पावर 7 टाइम्स। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना फास्ट होगा। मतलब कि आप कैलकुलेट नहीं कर सकते कि ये 1 मिलियन टाइम्स हो गया, मतलब एक सेकंड में मिलियन टाइम्स ये पॉजिटिव नेगेटिव चेंज करेंगे। तो ये पता ही नहीं चलेगा हमें कि कितनी फास्ट ये काम चलता है। तो बच्चों एक आपको कंसेप्ट समझ आ चुका होगा कि जो मैंने आपको बताया था कि ये जो चार्ज पार्टिकल है, मान लो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, मैंने आपको बताया ये चार्ज पार्टिकल इधर जाएगा, तो मैंने आपको क्या बताया था कि जैसे जहां पहुंचे इसकी पोलैरिटी चेंज हो जाए। तो ये वही हिसाब है कि जैसे मैंने ऑसिलेटर जब लगाऊंगा तो ऑसिलेटर क्या करेगा, जब ये चार्ज पार्टिकल जहां पहुंचेगा ये पॉजिटिव ये नेगेटिव हो जाएगा, फिर यहां मुड़ जाएगा, फिर इधर आएगा, जब यहां पहुंचेगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, फिर दोबारा इधर मुड़ जाएगा। तो ये ऑसिलेटर का काम होगा कि ये इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज करता रहेगा। अब बच्चों इसमें एक और लॉजिक होता है कि इसमें हम क्या करते हैं कि इसको हम किसी एक स्टील चैम्बर में इसको डाल देते हैं, हम इस ऑसिलेटर को ये ऐसे, और इसके बीच में हम बच्चों मैग्नेटिक फील्ड हम रख लेते हैं। ये सारी मैग्नेटिक फील्ड है कि इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड आपकी आ जाती है पूरे इस ऑसिलेटर में। यस, और बच्चों ये डॉट का मतलब है कि ये इलेक्ट्रिक जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है ये आउटवर्ड है, मतलब कि परपेंडिकुलर है, बाहर की तरफ आ रही है। तो ये हम क्या करते हैं कि यहाँ पर मैग्नेट लगाते हैं, जैसे हार्श मैग्नेट लगा लेंगे हम। तो ये उस तरीके का लॉजिक है, वो अरेंजमेंट होते हैं कि हम यहाँ पर नीचे इस ऑसिलेटर के नीचे एक नॉर्थ पोल लगाएंगे, ऊपर साउथ पोल लगाएंगे। तो नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक लाइन से निकलेंगी तो साउथ पोल की तरफ जाएंगी। तो उस तरह का आप यहाँ पर आप उस चक्कर में नहीं पड़िए, आप समझिए कि यहाँ पर इसको हमने एक मैग्नेटिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड है वो परपेंडिकुलरली आउटवर्ड है। अब बच्चों यहाँ पर एक और चीज समझने वाली है कि हमें एक और चीज याद रखनी है कि आपको मैंने पढ़ाया था कि अगर आपके पास कोई हालो मेटालिक कंडक्टर हो, हालो मेटालिक कंडक्टर अगर आपके पास है तो आपको पता है कि हालो मेटालिक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, 0 होती है। तो इसका मतलब हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इस गैप के बीच में है, इस डीज के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों 0 होगी। कहने का मतलब हुआ कि अगर चार्ज पार्टिकल इस डी के अंदर आता है
तो वहां पर वो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, मतलब कि इलेक्ट्रिक फोर्स वहां पर नहीं लगेगी, वहां पर सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स लगेगी। मैं डीज के अंदर सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स लगेगी और यहां पर जो होगी गैप के बीच में सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर एग्जिस्ट करेगी गैप में और मैग्नेटिक फील्ड होगी डीज के अंदर। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब चार्ज पार्टिकल आएगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड इसको सर्कल में घुमाएगी और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब चार्ज पार्टिकल आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसको एक्सेलरेट करवाएगी और उसको एनर्जी देगी। तो हम क्यों बार बार घुमाएंगे, हम बार बार इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाना है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जितनी बार चार्ज पार्टिकल आएगा उतनी बार उसकी एनर्जी जो है वो बढ़ेगी। यही हमारा मकसद है। अब जो समझ लेते हैं क्या है, सपोज कीजिए कि हम क्या करते हैं कि ये वाला एक मेरे पास चार्ज पार्टिकल है, ये क्यू चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। ये यहां पर मैंने जिसको मैंने एक्सेलरेट करवाना वो यहां रखा है। अब सपोज कीजिए कि ये आप ये वाली प्लेट अगर पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी, या ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां चलती है, ये पॉजिटिव है। अगर मान लो इनिशियली मैंने माना कि ये डी पॉजिटिव है, ये डी नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव, मतलब D2 से लेकर D1। तो ये चार्ज पार्टिकल जो होता है वो किस तरफ चलता है, जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलेगा, जैसे ही यहां पर चलेगा थोड़ा एक्सेलरेट होगा, फिर ये परपेंडिकुलर घुस जाएगा मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, ये ऐसे। और बच्चों मैंने बताया आपको, जब वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर परपेंडिकुलरली घुसेगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी, इसको सर्कल में घुमाएगी। तो ये यहां पर ऐसे जाकर यहां से जैसे आएगा तो ये सर्कल में घूमेगा ऐसे, तो ये ऐसे ये सर्कल में घूमेगा। अब बच्चों क्या करना है कि जैसे ये अपना सेमी सर्कल कंप्लीट करता है, यही तो है, ये अरेंजमेंट खुद ही की होती है। यही एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर कि जैसे भी चार्ज पार्टिकल अपना सेमी सर्कल कंप्लीट करे उसी वक्त डीज की पोलैरिटी चेंज होनी चाहिए। ये बच्चों आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि जैसे ही as soon as this charge particle complete the semicircular in the D1, then the polarities of the D's should be changed immediately. जैसे चार्ज पार्टिकल जहां पहुंचे उस वक्त ये वाली डी नेगेटिव हो जानी चाहिए और ये वाली पॉजिटिव, क्योंकि पोलैरिटी चेंज होगी। और जब ये नेगेटिव होगी फिर इलेक्ट्रिक फील्ड फिर यहां से चलेगी, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड चलेगी ऐसे। फिर दोबारा जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आएगा तो ये दोबारा से इसकी क्या हो जाएगी, दोबारा से इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। अब बच्चों एक चीज ध्यान रखनी है, जैसे ये दोबारा से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आएगा इसकी क्या बढ़ेगी, इसकी किनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी। जब बच्चों इसकी एनर्जी बढ़ेगी तो फिर इस केस में इसकी वेलोसिटी भी बढ़ेगी। जब वेलोसिटी बढ़ेगी तो फिर क्या होगा कि जब इस मैग्नेटिक फील्ड में आएगा तो ये दोबारा से आएगा तो ये क्या करेगा, बड़ा सर्कल में आएगा, ये ऐसे ये बड़ा सर्कल में आएगा। फिर जैसे ये यहां पर घूमेगा यहां पहुंचेगा, फिर यहां पहुंचेगा, फिर ये पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, ये वाले नेगेटिव ये पॉजिटिव। फिर जब दोबारा से इस गैप के बीच में से निकलेगा फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इसको और एक्सेलरेट करवाएगी, दोबारा इसकी किनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, फिर दोबारा इसकी स्पीड बढ़ेगी। जब स्पीड बढ़ेगी तो ये दोबारा से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जाकर एक बहुत बड़ा सर्कल में आएगा। फिर ऐसे बच्चों ये चलता रहेगा, ऐसे काम ये चलता रहेगा ऐसे, और ये तब तक चलता रहेगा जब तक ये एंड में नहीं पहुंचता, इसके पूरे एंड में। जब ये यहां पर पहुंचेगा बच्चों, जैसे मान लो यहां पर पहुंचा है तो आप इसको यहां से इसको हम टारगेट के ऊपर हिट करा देते हैं। तो यहां से हमारे पास एक लगा होता है डिफ्लेक्टर। ये डिफ्लेक्टर इसको डिफ्लेक्ट करवा के इसके यहां से बाहर निकलेगा। और देखो जितना ये लंबा चक्कर लगाएगा उतना उसका डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। और जितना देर तक वो मैंने को स्टार्टिंग बताया कि कंसेप्ट क्या था कि किनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिक मोशन टू डिस्टेंस, जितना वो डिस्टेंस ज्यादा करता रहेगा उतनी उसकी किनेटिक एनर्जी बढ़ती रहेगी और उतनी हमें वही काम है कि हमें एनर्जी बढ़ानी है। और जब हाई एनर्जी हो जाएगी तो सीधा हम उसको डिफ्लेक्ट करके टारगेट को हिट कर देंगे। तो बच्चों थोड़ा सा मैथमेटिकल आपको मैं समझा देता हूं। ये जो लॉजिक है ये इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या होगा, देखो मान लो जब ये चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जाएगा, when the charge particle enter the magnetic field, स्टार्ट ये चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर गया, then
it describes the circular path, तब वो सर्कुलर पाथ बनाएगा, and magnetic force provides the सेंट्रीपिटल फोर्स। क्योंकि आपको पता है कि सर्कल में घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत होती है, और सेंट्रीपिटल फोर्स खुद नहीं पैदा हो जाती है, यहां पर मैग्नेटिक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स को जनरेट करेगी। तो हम बोलेंगे कि सेंट्रीपिटल फोर्स होती है mv²/r। r हो गया मान लीजिए इसका रेडियस, इस ऑर्बिट का रेडियस, तो वो प्रोवाइड करेगी मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स किसका होता है? QVB। साइन थीटा होता है, और थीटा क्योंकि यहां पर परपेंडिकुलर लिया मैंने, क्योंकि ये परपेंडिकुलर एंटर किया है, तो यहां से बच्चों आप देखिए कि ये जो रेडियस होगा, रेडियस आपका आ जाएगा, ये V और V काट दो आप, तो mv/qv। ये हो गया कि जो वो जब इस सर्कल में घूमेगा तो उस सर्कल का जो रेडियस होगा वो आपका आ जाएगा ये। अब जो यहां से एक चीज आप समझिए कि ये जो रेडियस है ये किसके पर डिपेंड कर रहा है? ये रेडियस डिपेंड करेगा वेलोसिटी के ऊपर। ये आप लॉजिक समझो। अब आपको मैं बताता हूं कि रेडियस डायरेक्टली इक्वल टू वेलोसिटी। कहने का मतलब क्या है कि मैंने आपको बताया था कि जैसे ये यहां से सेमी सर्कल पूरा करेगा, जैसे ये चार्ज पार्टिकल इस गैप के बीच में से निकलेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी? इसकी वेलोसिटी बढ़ाएगी। अब जैसे ये दूसरी डी में एंटर करेगा तो इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, और जैसे ही वेलोसिटी ज्यादा होगी तो दूसरी डी में जैसे वो एंटर करेगा तो उसका सर्कल का रेडियस भी ज्यादा होगा। तो ये आपको समझ आ चुका होगा कि क्यों जब ये बार बार गैप को क्रॉस करता है तो मैं सर्कल का रेडियस क्यों बड़ा कर रहा हूं? क्योंकि जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ने से बच्चों उसका सर्कल का रेडियस भी बढ़ता रहेगा। ये आपको यहां पर एक कंसेप्ट क्लियर करना था कि कैसे ये बढ़ रहा है रेडियस। अब बच्चों यहां पर देखिए सेकंड पॉइंट कि यहां पर वेलोसिटी जो होगी, वेलोसिटी किसका होती है? r/m। ये हो गया वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से वो चक्कर लगा रहा है। अब जो यहां से आप देखिए एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी किसका होती है? एंगुलर वेलोसिटी होती है v/r। तो v/r करोगे बच्चों यहां से तो आपका ये r कट जाएगा यहां से, बाकी बच जाएगा qv/m। ये हो गया आपका एंगुलर वेलोसिटी। और एंगुलर वेलोसिटी यहां से आप देखिए कि ये एंगुलर वेलोसिटी जो है वो qv/m के बराबर है। तो कई बार आपको एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलता है बच्चों, तो फ्रीक्वेंसी जो इसकी आएगी, फ्रीक्वेंसी आपकी किसका होती है? ω/2π। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी अपॉन 2π। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए qv/2πm। ये हो गया एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो बच्चों ये है आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी। आप देख रहे हो कि जैसे जैसे चार्ज पार्टिकल सर्कल में घूमेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है यहां टाइम पीरियड, अगर टाइम पीरियड निकालना हो तो वो हो गया 1 फ्रीक्वेंसी, इसका आएगा 2πm/qv। क्या मतलब हुआ कि ये जो टाइम टेकन है, टाइम टेकन टू कंप्लीट द सर्कल, ये देखिए बच्चों ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि टाइम पीरियड टू कंप्लीट द सर्कल डिपेंड्स अपॉन मास ओनली। और बच्चों आपको यहां से मजेदार चीज क्या है कि ये जो टाइम पीरियड है इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द रेडियस एंड वेलोसिटी। कहने का मतलब ये है कि ये चार्ज पार्टिकल चाहे छोटा सर्कल बना रहा था चाहे बड़ा सर्कल बनाता है, जो टाइम टेकन टू कंप्लीट द सर्कल होगा वो बच्चों सभी पार्टिकल के लिए सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि टाइम पीरियड जो है वो ना तो वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना रेडियस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जी बच्चों यहां से इंपॉर्टेंट चीजें आपको याद रखनी है। अब आपको दो चीजें याद रखनी है कि पहले आपको समझिए कि ये रेडियस बढ़ता क्यों है सर्कल का? क्योंकि जब ये गैप से निकलता है उसकी वेलोसिटी बढ़ती है, वेलोसिटी बढ़ने से रेडियस बढ़ता है। लेकिन टाइम टेकन जो होगा, मान लो ये बड़ा सा चाहे इतना बड़ा रेडियस कवर कर रहा है, अगर जितना ये टाइम लगाएगा बच्चों उतना ही छोटा पार्टिकल टाइम लगाएगा। लेकिन कई बार बच्चे हमसे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर ऐसा कैसे पॉसिबल है कि बड़ा सर्कल
और छोटा सर्कल में टाइम कैसे सेम रह सकता है? तो बच्चों यहां से सीखिए कि बड़ा सर्कल में क्या होता है, जब रेडियस बड़ा होगा तो वहां पर वेलोसिटी भी ज्यादा होगी, क्योंकि आपने देखा कि रेडियस इज डायरेक्टली टू वेलोसिटी। इसलिए जब बड़ा रेडियस वाले पार्टिकल का वेलोसिटी ज्यादा होगी, इसलिए वो जल्दी यहां पहुंच जाएगा, और जब छोटा ऑर्बिट होगा वहां पर वेलोसिटी कम होगी, और वेलोसिटी के अंतर चेंज के कारण ही टाइम पीरियड सेम होता है। वेलोसिटी ज्यादा वाला पार्टिकल भी उसी टाइम में पहुंच जाता है, चाहे कम वाला, तो वेलोसिटी के फर्क से ही यहां पर ये टाइम पीरियड सेम रहता है। तो ये बच्चों आपको ध्यान रखना है इफिशिएंसी, टाइम पीरियड, एंगुलर फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले। अब बच्चों थोड़ी रेजोनेंस कंडीशन के बारे में आपको बता देते हैं कि क्या होनी चाहिए रेजोनेंस कंडीशन, जो सबसे इंपॉर्टेंट है यहां पर। देखिए अभी हमने बच्चों यहां पर पढ़ा कि आप देखिए जैसे ये चार्ज पार्टिकल मान लो पहले डी में गया, तो हर डी के बीच में ये क्या कर रहा है, सेमी सर्कल कंप्लीट कर रहा है। जैसे इस डी में आता है सेमी सर्कल कंप्लीट करता है, इस डी में जाता है एक सेमी सर्कल कंप्लीट करता है। एक डी के अंदर वो पूरा सर्कल नहीं बना रहा, एक डी के अंदर वो सेमी सर्कल कंप्लीट करता है। तो बच्चों मान लीजिए कि मैं चाहता हूं कि इस डी में जब वो गया तो सेमी सर्कल उसने जब किया तो उसका टाइम टेकन कितना लगा, टाइम टेकन टू कंप्लीट द सेमी सर्कल। देखते हैं टाइम टेकन टू कंप्लीट द सेमी सर्कल। एक सेमी सर्कल को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगेगा? तो बच्चों आपको पता है कि वेलोसिटी किसके होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टाइम हो गया आपका डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। अब सर्कल का जो डिस्टेंस होता है, अगर एक सर्कल में पार्टिकल घूमता है तो सर्कल के डिस्टेंस को बोलते हैं 2πr। क्योंकि ये सेमी सर्कल है तो सेमी सर्कल का हो गया πr, इसका आएगा πr/v। दिस इज द टाइम टेकन टू कंप्लीट द सेमी सर्कल। तो अब जो यहां पर एक कंडीशन क्या होनी चाहिए, जिसको बोलते हैं रेजोनेंस कंडीशन, जिसको हम बोलते हैं रेजोनेंस कंडीशन। मतलब ये साइक्लोट्रॉन कामयाब कब होगा, ये कब पार्टिकल घूमता रहेगा। देखो मैंने आपको बताया ये जो ऑसिलेटर है, ऑसिलेटर ऐसे चलेगा, ऐसे इसका हाफ टाइम में ऑसिलेटर की जो ऑसिलेशन है, तो एक साइकिल का टाइम है उसका कैपिटल T, तो आधे साइकिल, हाफ साइकिल में इसका टाइम बनेगा T/2। तो बच्चों हाफ साइकिल मतलब T/2 टाइम में ये ऑसिलेटर क्या करेगा, इस बीज की पोलैरिटी को चेंज करेगा, और हाफ टाइम में ये जो चार्ज पार्टिकल ने सेमी सर्कल कितने टाइम में कंप्लीट किया, इतने टाइम में। कहने का मतलब कि जैसे भी चार्ज पार्टिकल सेमी सर्कल कंप्लीट करे, वो टाइम जो होगा वो ये जो ऑसिलेटर के हाफ टाइम के बराबर होना चाहिए। क्योंकि अगर ये वाला टाइम और वो वाला टाइम अगर आपके बराबर होंगे, तभी ये पार्टिकल क्या करेगा कि जब यहां पहुंचेगा तो उसको लगेगा कि सामने वाले डीज की पोलैरिटी चेंज हो गई है, फिर वो वहां पर उस तरफ एक्सेलरेट होगा। और अगर किसी तरीके से ऐसा पॉसिबल ना हो पाए, मान लो कि ये सेमी सर्कल करने में टाइम लगाता है 1 सेकंड और ये पोलैरिटी चेंज करता है 1.5 सेकंड के बाद, तो समझ लो कि ये सारा साइक्लोट्रॉन फ्लॉप हो जाएगा। तो ये बच्चों इसको बोलते हैं रेजोनेंस कंडीशन, कि ये जो टाइम टेकन टू कंप्लीट सेमी सर्कल है, ये बराबर होना चाहिए हाफ ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेटर। ये आपको याद रखना है। तो यहां से बच्चों ये आप इसको कंपेयर कीजिए, तो टाइम जो T/2 है वो T के बराबर होना चाहिए, और T अभी हमने निकाला वो किसके बराबर है, πr/v। और यहां से ये जो टाइम निकलेगा, ये जो कैपिटल T होगा बच्चों, ये टाइम आपका निकल जाएगा, ये जो इधर से देखते हैं हम, ये जो आपका टाइम आएगा वो आएगा आपका 2πr/v। ये है हमारा टाइम पीरियड, ये है टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेटर।
और बच्चों यहां से रेडियस का फॉर्मूला एम बी बाई क्यू बी, इसकी वैल्यू पुट कर सकते हो आप 2 पाई अपान बी अपान रेडियस की वैल्यू पुट करेंगे, बनेगा एम बी अपान क्यू बी, ये बी भी कर जाएगा, तो टाइम पीरियड आपका बन जाएगा 2 पाई एम अपान क्यू बी। तो ये है आपका टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेटर, टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेटर। ये बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है कि रेजोनेंस जब तक नहीं होती तब तक आपका ऑसिलेटर कामयाब नहीं होगा। इसी को करने की सारी जद्दोजहद होती है। कहीं रेजोनेंस आपकी फ्लॉप हो जाए तो ये ऑसिलेटर वर्किंग करना बंद कर देगा। तो यहां से बच्चों देखिए टाइम पीरियड, तो आप देखिए आपको पूछता है कि फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर हम लिख सकते हैं 1 टाइम पीरियड हो गया क्यू बी अपान 2 पाई। तो ये बच्चों आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर के मुझे पूछता है फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर, या इसी को बोलते हैं साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। ये चीजें आपको बच्चों याद रखनी है। अब बच्चों यहां से देखो ये आपको रेजोनेंस कंडीशन समझ आ गई। क्या मैंने बताया आपको कि जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जाए, मैग्नेटिक फील्ड के जैसे ये बीज के अंदर जाता है, बीज के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड के कारण वो सेमी सर्कुलर पाथ बनाएगा, और जो टाइम टेकन टू कंप्लीट द सेमी सर्कल है वो बिल्कुल बराबर होना चाहिए हाफ ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेटर। अगर ये बराबर होगा तभी ये जब यहां पहुंचेगा तो सामने वाले डिस्क की पोलैरिटी चेंज होगी और वो बार बार इसकी तरफ एक्सेलरेट होगा, वो घूमता रहेगा। ये बच्चों आपको याद रखना है रेजोनेंस कंडीशन। अब बच्चों अब हम देखेंगे कि जब ये चार्ज पार्टिकल यहां से बाहर निकलेगा, जब बाहर निकलेगा ऑसिलेटर से, तो इसकी मैक्सिमम किनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो बच्चों मान लो कि ये जो डीज हैं ये मैं बना लेता हूं यहां पर, इसका मैक्सिमम रेडियस, ये जो ऑर्बिट बनाता है मान लो इसका मैक्सिमम रेडियस मैं रख लेता हूं R0, लाइक R0 हो गया मैक्सिमम रेडियस, या रेडियस ऑफ द डी। जितना ये डी में बनाऊंगा बच्चों, जितना ये डी होगा, जितना उस डी का रेडियस होगा उतना ही इस ऑर्बिट का मैक्सिमम रेडियस बन सकता है। तो अगर ये R0 इसकी मैक्सिमम रेडियस है और V0 इसकी मैक्सिमम स्पीड है, क्योंकि अभी आपने देखा कि जितना रेडियस बढ़ेगा मैक्सिमम, तो मैक्सिमम स्पीड है। तो बच्चों आपको पता है कि स्पीड का फार्मूला कहां पर चला गया, हमने लिखा था कि आपने पढ़ा था कि V इक्वल टू, ये रेडियस था, मैं दोबारा लिख देता हूं, R रेडियस इसका पर था एम वी बाई क्यू बी होता है, और यहां से V किसका आ जाएगा, V आ जाएगा आर क्यू बी बाई एम। तो मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, रेडियस मैक्सिमम का, क्योंकि ये चार्ज V और M को कांस्टेंट रहेंगे, तो ये आएगी मैक्सिमम स्पीड। तो देयरफॉर बच्चों मैक्सिमम किनेटिक एनर्जी कितनी होगी, मैक्सिमम किनेटिक एनर्जी होगी 1/2 m इंटू मैक्सिमम स्पीड का स्क्वायर। तो इसको करोगे सॉल्व, एम बी इसका स्क्वायर करोगे तो आएगा R0 स्क्वायर क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, एम कट जाएगा, तो 1/2 R0 स्क्वायर क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर बाई एम। यही बच्चों हमारा मेन, आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ये देखिए किनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस है, जितना रेडियस बढ़ेगा उतना ही किनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। और हमारा लॉजिक प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि हमें इसका डिस्टेंस बढ़ाने के लिए हमें इन दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ाना पड़ता था, उसका मसला इस ऑसिलेटर के जरिए हमारा हल हो जाता है। वो चार्ज पार्टिकल बार बार घूमकर उसी जगह पर आ जाता है। तो बच्चों यहां से देखिए क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस भी पूछता है आपको, कि आपको कई बार क्वेश्चन पूछता है कि मैक्सिमम, इसमें पूछ सकता है कि नंबर ऑफ कंप्लीटेड रेवोल्यूशन, नंबर ऑफ कंप्लीटेड रेवोल्यूशंस, मतलब कि कितनी रेवोल्यूशंस कंप्लीट करेगा। तो बच्चों एक चीज दोबारा देखिए
कि ये जो चार्ज पार्टिकल है, मान लो जब मैंने इसको पॉजिटिव दिया या नेगेटिव दिया, तो यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस लेट करो, V वोल्ट यहां पर पैदा हो गया। तो आपको पता है कि बच्चों जो किनेटिक एनर्जी होती है वो चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस के भी बराबर होती है, कि अगर किनेटिक एनर्जी बढ़ेगी पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, या पोटेंशियल डिफरेंस अगर आप ज्यादा करोगे तो किनेटिक एनर्जी भी बहुत ज्यादा होगी। अब बच्चों देखिए, जब चार्ज पार्टिकल एक सर्कल पूरा कंप्लीट करता है, एक सर्कल कंप्लीट करने में ये चार्ज पार्टिकल इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर 2 बार आता है। मतलब ये जो चार्ज पार्टिकल एक पूरा साइकिल कंप्लीट जब करता है, तो एक कंप्लीट साइकिल करने में ये वाला चार्ज पार्टिकल इस गैप में 2 बार इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में से निकलेगा। और अगर वो चार्ज पार्टिकल, मान लीजिए मेरे पास चार्ज पार्टिकल अगर एक बार पास होता है तो उसकी किनेटिक एनर्जी होती है QV, V मतलब कि पोटेंशियल। अगर ये 2 बार पास होता है तो इसकी किनेटिक एनर्जी हो जाएगी 2QV। अगर ये, आप याद रखना बच्चों कि एक साइकिल में ये 2 बार पास होता है। एक साइकिल में ये चार्ज पार्टिकल कितनी किनेटिक एनर्जी गेन करता है 2QV। तो अगर मान लो ये n साइकिल में कितनी गेन करेगा, तो मैं लिख लेता हूं किनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय पार्टिकल इन 1 फुल साइकिल। क्योंकि एक साइकिल में बच्चों ये 2 बार निकल गए यहां से, इसका आंसर आएगा 2QV। एक साइकिल में इतनी किनेटिक एनर्जी गेन करेगा क्योंकि वो 2 बार निकलेगा। तो मान लो n साइकिल करता है, फॉर n साइकिल, अगर n साइकिल करेगा तो किनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी 2QV इंटू n। तो मैक्सिमम, इसका मतलब हुआ बच्चों कि ये है किनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम n साइकिल में, मान लो मैक्सिमम किनेटिक एनर्जी इतनी है, लेकिन हमने मैक्सिमम किनेटिक एनर्जी कितनी निकाली है, ये इन दोनों को कंपेयर कर दो। देयरफॉर 2QVN इज इक्वल टू बराबर हो जाएगा जो आपका मैक्सिमम किनेटिक एनर्जी 1/2 R0² Q² V² अपॉन M। तो यहां से बच्चों एक Q और एक Q कट जाएगा, और आपका ये जो n आएगा, n किसके ऊपर आ जाएगा 1/4 R0² Q V² अपॉन M। तो ये बच्चों कई बार आपको न्यूमेरिकल में क्वेश्चन पूछता रहता है कि कई बार पूछता है कि न कितनी वो साइकिल्स कंप्लीट करेगा, या कुछ इस तरह का न्यूमेरिकल आंसर आप याद कर सकते हो कि नंबर ऑफ साइकिल्स कितने होते हैं, या नंबर ऑफ साइकिल दिए होते हैं, रेडियस दिया हो, पोटेंशियल डिफरेंस पूछता है। तो न्यूमेरिकल की अलग चीज है, पहले लॉजिक समझ लीजिए इसमें लॉजिक क्या लग रहा है। अब बच्चों ये तो साइक्लोट्रॉन का मसला हुआ कि साइक्लोट्रॉन करता कैसे है, कैसे आपको इसकी एनर्जी बढ़ती है, इसको बार बार करके। इसकी बच्चों कुछ लिमिटेशन है, लिमिटेशन इसकी एक ही है। सबसे पहले लिमिटेशन क्या है कि ये अगर ये सिर्फ चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करना होता है, इट कांट एक्सेलरेट अनचार्ज पार्टिकल। जो अनचार्ज पार्टिकल है उनको ये एक्सेलरेट नहीं करवा सकता, क्योंकि फिर डी चेंज होती रहेगी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर वही चीज चलेगी जो चार्ज होगी, तो चार्ज नहीं होगा तो एक्सेलरेट नहीं हो सकता। दूसरा बच्चों इसमें एक जो मैंने आपको प्रॉब्लम बताई कि इट कांट एक्सेलरेट इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन बेशक आपका चार्ज पार्टिकल है, लेकिन ये फिर भी एक्सेलरेट नहीं करेगा। और बच्चों थोड़ा सा इसका लॉजिक समझ लेते हैं कि मान लो मैंने आपको बताया था कि ये आपकी 2 प्लेटें हैं, मान लो यहां पर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स पड़ेगी वो आएगी ई, और इसमें जो एक्सेलरेशन आएगी वो कितनी आएगी F/m।
तो एक्सेलरेशन जो होगी वो होगी E/m। अब बच्चों क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत हल्का है, इसका मास बहुत कम है, तो आपको पता है कि m जो है वो बहुत छोटा है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन इसकी बहुत ज्यादा हो जाएगी। जब बच्चों एक्सेलरेशन ज्यादा हो जाएगी तो इसकी वेलोसिटी भी बहुत ज्यादा हो जाएगी, और जब इसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी तो बच्चों एक चीज वो देखिए, क्या आपको पता है कि अगर ये वेलोसिटी कहीं, अगर ये वेलोसिटी मैच कर, अगर इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी तो बच्चों फिर इसका वेलोसिटी बढ़ने से क्या हो जाएगा, इसका जो चार्ज पार्टिकल होगा इसका मास भी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि अगर आपकी वेलोसिटी बढ़ती है तो बच्चों मास चेंज होना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन ये तभी पॉसिबल है कि अगर आपकी वेलोसिटी जो है वो कहीं लाइट की स्पीड के नियर अबाउट हो जाए। ऐसे नहीं सोच लेना कि आप कल चलना स्टार्ट कर तो आपका मास बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होता। वेलोसिटी जब आपकी वेलोसिटी जो है वो कम से कम नियर अबाउट मतलब कि लाइट की स्पीड के बराबर होना स्टार्ट हो जाए तब उसका मास चेंज होता है। और बच्चों ये फार्मूला भी है आपके पास कि मास वेरिएशन फार्मूला, थोड़ा सा डिटेल में आपको समझा रहा हूं कि मास वेरिएशन फार्मूला है, ये देख लीजिए कि मास वेरिएशन फार्मूला वो है m = m0 √1 - v²/c²। ये हो गया बच्चों, इसको बोलते हैं रेस्ट मास, जो उसका अपना मास होता है। और ये वाला मास होता है कि जब कोई बॉडी वेलोसिटी या लाइट के नियर पहुंचने लगती है तब इसका मास ये बन जाता है। अब यहां से समझिए कि सपोज कीजिए कि आपका ये जो वेलोसिटी है ये बच्चों कोई c के बराबर हो जाए, मान लो जो c के बराबर हो जाती है, ये इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी स्पीड काफी हाई है, अगर ये इलेक्ट्रॉन घूमता घूमता उसकी स्पीड c जितनी हो जाती है फिर क्या होगा, फिर इसका मास कितना हो जाएगा m0/√1 - ये v और c कट जाएंगे तो 1 आ जाएगा आंसर, m0/0 ∞ मतलब कि मास उसका बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। अब प्रॉब्लम यह है बच्चों कि अगर मास यहाँ पे चेंज हो गया साइक्लोट्रॉन में, अगर जो पार्टिकल घूम रहा है इसका मास चेंज नहीं होना चाहिए। अगर मास चेंज हो गया तो फिर जो रेजोनेंस कंडीशन आपको मैंने समझाई है कि इसका टाइम पीरियड और इसका टाइम पीरियड आपस में बराबर होना चाहिए, वो कभी भी मैच नहीं करेगी। क्योंकि आप देखिए, मान लो अगर मास चेंज हो गया फिर क्या होगा। अब बच्चों देखिए रेजोनेंस कंडीशन क्या थी कि यहां से जो टाइम इसने कंप्लीट किया था, टाइम टेकन टू कंप्लीट हाफ साइकिल कितना था, टाइम टेकन था πr/v और क्या था वो π/v रेडियस कितना था mv/qv। तो हम अभी तक बच्चों जो कंडीशन कर रहे थे वो टाइम टेकन टू कंप्लीट द सेमी सर्कल कितना था πm/qv, ये था ना टाइम पीरियड। और हमने क्या बोला था कि ये टाइम पीरियड जो है वो इस ऑसिलेटर के टाइम हाफ टाइम के बराबर होना चाहिए, तब जाकर ये चार्ज पार्टिकल घूमता रहेगा। और हमने ये किया था कि ठीक है कि ये जो चाहे ये चार्ज पार्टिकल छोटा सर्कल बनाए चाहे बड़ा सर्कल बनाए, टाइम पीरियड सभी के लिए सेम रहता है, क्योंकि टाइम पीरियड ज्यूम किया था कि जो मास जो पार्टिकल घूम रहा है उसका मास जो है वो कांस्टेंट है। लेकिन बच्चों यहां पर क्या प्रॉब्लम आएगी कि अगर गलती से यहां पर क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन को चलाएंगे तो इलेक्ट्रॉन के चलने से उसका मास चेंज होगा। अगर मास चेंज होगा तो फिर ये जो टाइम टेकन है, जो सेमी सर्कल का टाइम है, वो टाइम टेकन जो है फिर टी चेंज होगा।